नमस्कार। चलिए आज पर्यावरण अध्ययन के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, भारत के रामसर स्थल। अगर प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी चल रही है तो ये एक ऐसा विषय है जिसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में कि ये जो खूबसूरत वेटलैंड्स हैं, मतलब हमारी आर्द्रभूमियां, आखिर ये हमारी परीक्षाओं के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे टॉपिक को जड़ से समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम रामसर साइट्स की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर भारत की कुछ खास साइट्स को देखेंगे, जो भी नई साइट्स जुड़ी हैं उन पर बात करेंगे, फिर समझेंगे कि ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या चीज़ है। इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आखिर में एक फटाफट रिवीजन। एकदम परफेक्ट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, रामसर साइट्स, एक परिचय। चलिए सबसे पहले इसकी नींव को ही मजबूत कर लेते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात है साल 1971 की। जगह थी ईरान का एक शहर रामसर। यहीं पर दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई इन वेटलैंड्स को, मतलब हमारी आर्द्र भूमियों को बचाना बहुत जरूरी है। और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन हुई और हम यानी भारत, हम इस मुहिम से जुड़े 1 फरवरी 1982 को। ये दोनों डेट्स 1971 और 1982 एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कैसे मिलता है। देखिए, हर वेटलैंड रामसर साइट नहीं बन सकता। इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। मतलब या तो वो लाखों पानी के पक्षियों का घर हो, या फिर मछलियों की आबादी को सपोर्ट करता हो, या फिर उसका कोई खास पारिस्थितिक या सांस्कृतिक महत्व हो। तो ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये रहा एक बिल्कुल सीधा सा फैक्ट जो प्रीलिम्स में आ सकता है। फरवरी 2026 तक भारत में कुल 98, जी हां 98 रामसर साइट्स हैं। ये नंबर याद रखना है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 2014 में हमारे पास सिर्फ 26 साइट्स थीं और आज 2026 में ये संख्या 98 हो गई है। इसका मतलब पिछले कुछ सालों में ही 72 नई साइट्स जुड़ी हैं। ये 276% की एक जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो दिखाता है कि भारत पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर हुआ है। चलिए अब किताबों से निकलकर जरा भारत की कुछ सबसे शानदार और इम्पॉर्टेंट साइट्स की एक छोटी सी सैर करते हैं। ये वो नाम हैं जो बार बार एग्जाम में और खबरों में आते रहते हैं। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, इसको तो मैं कहता हूं गोल्डन स्लाइड। स्क्रीनशॉट लेने के लिए एकदम परफेक्ट। सोचिए, एक ही जगह पर सारे के सारे टॉप फैक्ट्स। सबसे बड़ा सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सबसे छोटा पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, सबसे पहला वाला कौन सा था? चिल्का लेक ओडिशा। और सबसे ज्यादा साइट्स के स्टेट में है तमिलनाडु, पूरे 20। ये सब बिल्कुल रट लीजिए। चलिए अब चलते हैं मणिपुर की जादुई लोकटक झील। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है। अरे यहां तो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। इसकी पहचान है फुमडीज, मतलब वनस्पति के तैरते हुए द्वीप। और हां, यहीं पर मिलता है वो मशहूर संगाई हिरण, जिसे लोग डांसिंग डियर भी कहते हैं। और अब देखिए प्रकृति का एक और कमाल, महाराष्ट्र की लोनार झील। जरा सोचिए, हजारों साल पहले आसमान से एक उल्कापिंड गिरा और ये झील बन गई। बेसॉल्टिक चट्टान में बना ये दुनिया का अकेला ऐसा क्रेटर है। और याद है, कुछ टाइम पहले इसका पानी हेलो आर्किया नाम के माइक्रोब्स की वजह से गुलाबी हो गया था। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। ओके, अब आते हैं सबसे ताज़ा खबर पर। करंट अफेयर्स के लिहाज से ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बनने का चांस हमेशा ज्यादा होता है, तो पूरा ध्यान यहीं पर। तो फरवरी 2026 में 2 नए नाम इस लिस्ट में जुड़े हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये बिहार में नहीं, यूपी के एटा जिले में है और ये प्रदेश का सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी भी है। दूसरा है गुजरात का छारी ढांड वेटलैंड रिजर्व। ये कच्छ के रेगिस्तान में खूबसूरत नखलिस्तान जैसा है, जहां फ्लेमिंगो और सारस जैसे पक्षी आते हैं। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो थोड़ा सा गहरा है और हाँ, मेंस के लिए तो ये खास तौर पर जरूरी है। हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड की। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये उन वेटलैंड्स की कहानी है जो खतरे में है, जो मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड है क्या? इसको आप वेटलैंड्स का आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट समझ सकते हैं। ये रामसर साइट्स की एक स्पेशल लिस्ट है जिसमें उन जगहों को शामिल किया जाता है जिनके इकोसिस्टम में इंसानी दखल की वजह से या तो कोई बड़ा बदलाव आ गया है, आ रहा है या आने वाला है। इन साइट्स को बचाने के लिए फिर खास तवज्जो दी जाती है।
तो भारत की कौन सी साइट्स इस क्रिटिकल लिस्ट में है? एक नाम तो हम पहले ही सुन चुके हैं, मणिपुर की लोकटक झील। इसे 1993 में ही इस रिकॉर्ड में डाल दिया गया था। वजह थी वनों की कटाई, प्रदूषण और जलकुंभी का फैलना। और दूसरी साइट है राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। इन दोनों साइट्स पर हमारा ध्यान होना बेहद जरूरी है। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं। अब टाइम है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। ये सवाल सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 से है। सवाल है, इनमें से कौन एक पक्षी नहीं है? ऑप्शंस हैं 1 गोल्डन महासीर, 2 इंडियन नाइट जार, 3 स्पूनबिल और 4 व्हाइट आइबिस। जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन 1 गोल्डन महसीर। ये एक पक्षी नहीं बल्कि एक मछली है, एक बहुत मशहूर मछली जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में मिलती है। और मजे की बात यह है कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व भी एक रामसर साइट है। देखा कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले वाला हमारा रैपिड फायर रिवीजन राउंड। बस इस बॉक्स पर फोकस कीजिए। टोटल साइट्स 98, कन्वेंशन 1971, रामसर, भारत कब जुड़ा 1982, सबसे ज्यादा साइट्स तमिलनाडु पूरे 20, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में लोकटक झील और केवलादेव, और सबसे नई पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड। ये फैक्ट्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। और हमेशा याद रखिए, एक सिविल सर्वेंट बनने का ये जो लंबा सफर है, ये एक एक टॉपिक को मजबूती से तैयार करने से ही तय होता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को होता है। क्या किसी को 2026 की थीम याद है? इसका थीम था वेटलैंड्स और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। इसी के साथ आज का यह सेशन यहीं खत्म होता है। अपनी तैयारी जारी रखिए। पिछले कुछ सालों में भारत ने चुपचाप एक बहुत बड़ी क्रांति की है, एक ऐसी क्रांति जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हमारे वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों की। तो चलिए समझते हैं कि भारत ने इनके संरक्षण के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। 98, जी हाँ 98, ये है भारत में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वेटलैंड्स की कुल संख्या, जिन्हें हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। है ना कमाल का आंकड़ा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत अपने वेटलैंड्स को बचाने में एक ग्लोबल लीडर आखिर बना कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये जो सफर है ना, ये किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। सोचिए, इतनी तेजी से ये संख्या बढ़ी है कि भारत आज न सिर्फ साउथ एशिया में नंबर 1 पर है, बल्कि दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया है। हमसे आगे बस यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है रामसर कन्वेंशन। ये वेटलैंड्स को बचाने के लिए बनाई गई एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब ये कन्वेंशन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर जोर देता है, वाइज यूज यानी बुद्धिमानी से इस्तेमाल। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इन जगहों को ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारा भी काम हो जाए और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे, एक बैलेंस बना रहे। भारत ने इस मुहिम को 1982 में ज्वाइन किया था। वैसे जब हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई कीचड़ वाली दलदली जगह, है ना? लेकिन असलियत में इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। इसमें नदियां, झीलें, यहाँ तक कि समुद्र के वो किनारे भी शामिल हैं जहाँ पानी बहुत गहरा ना हो। तो सवाल ये है कि किसी भी वेटलैंड को ये रामसर साइट का खास दर्जा मिलता कैसे है? क्या कोई भी वेटलैंड इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। कुल 9 क्राइटेरिया हैं और किसी भी जगह को इनमें से कम एक पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि ये 9 क्राइटेरिया आखिर हैं क्या। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कितना डिटेल्ड है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्राइटेरिया बहुत ही व्यापक है, मतलब हर एंगल से सोचा गया है। कुछ तो सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हैं, जैसे कि वहाँ कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज तो नहीं रहती। फिर कुछ क्राइटेरिया खासतौर पर पानी में रहने वाले पक्षियों पर फोकस करते हैं, जैसे कि वहाँ 20,000 से ज्यादा पक्षी आते हों। और हाँ, मछली और दूसरे जलीय जीवों के लिए वो जगह कितनी जरूरी है ये भी देखा जाता है। तो मतलब ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो हिस्सा जो वाकई हैरान करने वाला है, यानी पिछले 10 सालों में भारत ने जो जबरदस्त छलांग लगाई है। इसकी कहानी को जरा टाइमलाइन पर समझते हैं। देखिए, 1982 में भारत ने कन्वेंशन ज्वाइन किया।
फिर सालों तक धीरे धीरे 2014 तक हमारे पास सिर्फ 26 रामसर साइट्स थीं। और फिर पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त तेजी आई। ये देखिए 2014 में 26 साइट्स और आज 98। ये जो जंप है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि संरक्षण को लेकर हमारे नजरिए में कितना बड़ा बदलाव आया है। इसे नंबर्स में देखें तो सिर्फ 10-12 साल में 276% की ग्रोथ, ये आंकड़ा अपने आप में भारत की इस क्रांति की पूरी कहानी कह देता है। जबरदस्त है ये। तो आज लिस्ट में 98 साइट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ लिस्ट में नाम शामिल कर लेना काफी है? अब असली चुनौती तो इन जगहों को असल में बचाने की है, उनका ठीक से मैनेजमेंट करने की है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है। जी हाँ, लगभग 100। और हाल ही में इस लिस्ट में 2 नई जगहें भी जुड़ गई हैं। तो चलिए आज इन्हीं पर गौर करते हैं और जानते हैं कि ये जगहें इतनी खास क्यों हैं और भारत के लिए इनके क्या मायने हैं। तो वो जादुई नंबर क्या है? वो है 98। सही सुना आपने। 2026 की शुरुआत तक भारत में कुल 98 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ये वो वेटलैंड्स हैं जिन्हें उनके बहुत ही अनोखे इकोसिस्टम के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत कंजर्वेशन को लेकर कितना गंभीर है। देखिए, 98 के इस आंकड़े तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ये मुमकिन हुआ जनवरी 2026 में 2 नई और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प जगहों के जुड़ने से। तो आखिर कौन सी हैं ये 2 नए साइट्स जिन्होंने भारत को ये मुकाम दिलाया? आइए पता करते हैं। अब जरा इस ग्रोथ पर नजर डालिए। मतलब यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, सिर्फ 1 दशक के अंदर 2014 में जहां हम 26 साइट्स पर थे, वहीं 2026 तक ये नंबर 98 हो गया। ये 276% की जबरदस्त छलांग है। और इसी शानदार बढ़त ने भारत को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर ला खड़ा किया है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंजर्वेशन के प्रति एक बड़े बदलाव का सीधा सीधा संकेत है। तो चलिए, हमारी पहली मंजिल है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य। चारों तरफ से खेती की जमीन से घिरा हुआ ये सचमुच एक बायोलॉजिकल आइलैंड जैसा है, एक छोटा सा नखलिस्तान जो न जाने कितने ही जीवों को पनाह देता है। अच्छा, इस जगह को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और पता है, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, सिर्फ 109 हेक्टेयर का। लेकिन इसके साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये छोटी सी जगह मीठे पानी के दलदल, जंगल और घास के मैदानों का एक ऐसा अनोखा संगम है जो इसे बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट बना देता है। बस सोचकर देखिए, सर्दियों में ये पूरी जगह प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठती होगी। यहाँ 178 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं, जिनमें लेसर व्हिस्लिंग डक, ग्रे लेग गूज और नॉर्दर्न पिंटेल जैसे हजारों मेहमान शामिल हैं। उनके लंबे सफर के बीच ये एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है, उनके लिए एक असली जन्नत। और हाँ, कहानी सिर्फ पक्षियों पर ही खत्म नहीं होती। ये छोटा सा नखलिस्तान संकटग्रस्त मगरमच्छ, रेगिस्तानी लोमड़ी और भेड़िए जैसे काफी बड़े जानवरों का भी घर है। ये हमें एक बड़ी सीधी सी बात सिखाता है कि प्रकृति को बचाने में साइज मायने नहीं रखता, मायने रखता है इकोसिस्टम का हेल्दी होना। तो अब उत्तर प्रदेश के हरे भरे नखलिस्तान से निकलते हैं और चलते हैं गुजरात के विशाल और सूखे परिदृश्य की ओर। हमारी दूसरी साइट है छारी ढंड वेटलैंड। ये एक ऐसी दुनिया है जो पटना अभयारण्य से एकदम बिल्कुल अलग है। छारी ढंड गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ये बन्नी घास के मैदानों और कच्छ के रण के ठीक बीच में बसा एक मौसमी खारा वेटलैंड है। जानते हैं, स्थानीय कच्छी भाषा में इसके नाम का मतलब ही है खारी, उथली आर्द्र भूमि, जो इसके कैरेक्टर को एकदम सही तरीके से बताता है। पर यह जगह इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये सोशेबल लैपविंग जैसी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के लिए एक लाइफलाइन है। और सिर्फ यही नहीं, सर्दियों में यहाँ लगभग 30,000 कॉमन क्रेन इकट्ठा होते हैं। जरा सोचिए वो नज़ारा, एक साथ 30,000 क्रेन। ये इस जगह के पैमाने और इसकी अहमियत को साफ साफ दिखाता है। यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी इन मुश्किल हालात से लड़ना जानते हैं। ये सूखे माहौल में पनपने वाले पौधों का घर है, जिसमें औषधीय गुणों वाला और अब तो खुद घोर संकटग्रस्त गुग्गुल का पेड़ भी शामिल है। ये प्रकृति के कमाल के अडैप्टेशन का एक जीता जागता सबूत है।
और हाँ, इस जगह का एक रहस्यमयी पहलू भी है। क्या कभी चिल बत्ती या गोस्ट लाइट्स के बारे में सुना है? ये बन्नी घास के मैदानों में रात में दिखने वाली एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी है, जिसका राज वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। ये लोककथा इस जगह को और भी जादुई बना देती है ना? तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक छोटा सा हरा भरा मीठे पानी का नखलिस्तान और दूसरी तरफ एक विशाल खारा मौसमी रेगिस्तान। ये दोनों नई साइट्स मिलकर भारत के वेटलैंड्स की अविश्वसनीय विविधता को दिखाती हैं, और ये भी कि कंजर्वेशन का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। तो ये दो अलग अलग दुनियाएं एक ही मकसद साझा करती हैं, जीवन का संरक्षण। लेकिन क्या सिर्फ इन्हें रामसर साइट घोषित कर देना काफी है? इन अनमोल जगहों को बचाने के रास्ते में असली चुनौतियां क्या हैं? देखिए, रामसर का टैग एक सुरक्षा कवच जरूर है, लेकिन ये हर हमले से नहीं बचा सकता। हमारे वेटलैंड्स आज भी कई खतरों से जूझ रहे हैं, जैसे खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, शहरों का गंदा पानी, जलकुंभी जैसी बाहरी प्रजातियां जो पूरे तालाब को ढक लेती हैं, और क्लाइमेट चेंज का बढ़ता हुआ खतरा जो इनके पानी के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। तो असली सवाल ये उठता है कि हम इन जगहों को सिर्फ कागज पर सुरक्षित रखने से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कानून तो अपनी जगह है, पर असली कंजर्वेशन तो तब होगा जब स्थानीय समुदाय इन कोशिशों का हिस्सा बनेंगे। इन वेटलैंड्स का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इस कागजी सुरक्षा को जमीनी हकीकत में कैसे बदलते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? नमस्कार। भारत के पर्यावरण की दुनिया में कुछ बहुत ही कमाल का हो रहा है। पिछले कुछ सालों में देश ने अपनी सबसे कीमती प्राकृतिक जगहों में से एक यानी वेटलैंड्स की रक्षा के लिए एक जबरदस्त तेजी दिखाई है। ये कोई छोटी-मोटी बढ़ोतरी नहीं है, ये एक तरह की क्रांति है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? भारत ने अचानक अपने वेटलैंड्स को इंटरनेशनल लेवल का दर्जा दिलाने के लिए इतनी कोशिशें क्यों शुरू कर दी? क्या ये किसी नई सरकारी पॉलिसी का असर है, या फिर पर्यावरण को बचाने की सोच में कोई बड़ा बदलाव आया है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। देखिए, एक रामसर साइट कोई भी आम तालाब या झील नहीं होती। ये एक ऐसा वेटलैंड है जिसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत मान्यता मिलती है। ये ट्रीटी 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुई थी, और ये टैग किसी भी वेटलैंड को सीधा दुनिया के कंजर्वेशन मैप पर ले आता है। अब इस पूरी कहानी का स्केल समझने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर्स को देखना, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। सोचिए, 2014 तक पूरे भारत में रामसर साइट्स की कुल गिनती सिर्फ 26 थी। सिर्फ 26। ये दशकों की मेहनत का नतीजा था। और अब ये नंबर देखिए, 98। साल 2024 की शुरुआत तक ये आंकड़ा बढ़कर 98 हो गया है। जी हाँ, सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा जंप। मतलब 2014 से अब तक रामसर साइट्स की संख्या में 276% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि भारत इस मामले को लेकर कितना सीरियस हो गया है। सच में ये कमाल की अचीवमेंट है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो इतनी तेजी आई है ना, इसमें कुछ स्टेट्स लीड कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ टॉप पर है, और उसके ठीक पीछे है उत्तर प्रदेश 11 साइट्स के साथ। इससे पता चलता है कि नेशनल लेवल पर जो कोशिश हो रही है उसे स्टेट्स का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए अब इस बड़ी पिक्चर से जूम इन करते हैं उन दो लेटेस्ट एडिशंस पर जिन्होंने हमें 98 के इस मैजिक नंबर तक पहुंचाया। ये बात है फरवरी 2024 की। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे से ठीक पहले इंडिया ने अपनी लिस्ट में 2 नए नाम जोड़े। एक उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सेंचुरी और दूसरा गुजरात का छारी धांड वेटलैंड रिजर्व। और इन्हीं दोनों के साथ इंडिया का टोटल स्कोर हो गया 98। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों कितने अलग हैं। एक तरफ यूपी का फ्रेश वाटर बर्ड सेंचुरी, तो दूसरी तरफ गुजरात का सीजनल खारा रेगिस्तानी वेटलैंड। पटना पक्षी विहार तो यूपी की सबसे छोटी बर्ड सेंचुरी है। वहीं छारी धांड अपने खारे और मीठे पानी के यूनिक मिक्स के लिए फेमस है। ये इंडिया की वेटलैंड डाइवर्सिटी की एक जबरदस्त मिसाल है। पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो इसे पटना विहार भी कहते हैं। ये 1991 में बना था। साइज में भले ही छोटा हो पर काम बड़े करता है।
यहाँ 300 से ज्यादा तरह की प्रजातियों के लगभग 3 लाख पक्षी आते हैं, जिनमें लेसर विस्लिंग डक और नॉर्दर्न पिंटल जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स भी शामिल हैं। और अब चलते हैं गुजरात के टच। यहाँ है छारी धांड। लोकल भाषा में इसका मतलब होता है नमक वाली कम गहरी जमीन। मॉनसून में तो ये पूरा एरिया एक बड़े से दलदल में बदल जाता है, और यहाँ सिर्फ डेलमेशियन पेलिकन जैसे लुप्तप्राय पक्षी ही नहीं, बल्कि चिंकारा, भेड़िए और डेजर्ट कैट्स जैसे जानवर भी रहते हैं। तो चलिए फिर से जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर इन साइट्स का बढ़ना इतना जरूरी क्यों है, और साथ ही इनके सामने असली चैलेंज क्या है? तो आखिर ये वेटलैंड्स इतने ज़रूरी हैं क्यों? ये सिर्फ सुंदर दिखने वाली जगह नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। ये हमारे शहरों को बाढ़ से बचाते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। इनसे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है, मछली पकड़ने से लेकर खेती तक। और हाँ, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए ये एक ज़रूरी रेस्ट स्टॉप की तरह है। पर इस सारी अच्छी खबर के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है। WWF इंडिया कहता है कि इंडिया के इकोसिस्टम्स में से वेटलैंड्स पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये एक सीरियस वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये खतरे कोई छोटे मोटे नहीं हैं। इंडस्ट्रीज और खेतों से आने वाला पोल्यूटेड पानी इन्हें लगभग डेड जोन बना रहा है। जलकुंभी जैसी इन्वेसिव स्पीशीज लोकल पेड़ पौधों और जानवरों को खत्म कर रही हैं। फिर बढ़ता डेवलपमेंट है, पानी की बढ़ती मांग है, जिसकी वजह से इन्हें सुखाया जा रहा है। और ये चैलेंज इन नई बनी साइट्स के लिए भी उतने ही रियल हैं। तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? क्या इन जगहों को बस एक लिस्ट में डाल देना काफी है? शायद इसका एक जवाब मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में छिपा है। ये रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक स्पेशल लिस्ट है। इसमें उन वेटलैंड्स को डाला जाता है जिन पर बहुत ज्यादा खतरा है, मतलब जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। इन साइट्स पर फिर खास ध्यान दिया जाता है, इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। आप इसे वेटलैंड्स का एक ICU समझ सकते हैं, जो दिखाता है कि इन जगहों की हेल्थ पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। 98 साइट्स का आंकड़ा छूना नो डाउट एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पर क्या ये रेस का एंड है, या फिर ये बस एक लंबी और मुश्किल मैराथन की स्टार्टिंग लाइन है? शायद असली काम तो अब शुरू हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के रामसर स्थलों की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आज हम इसे इस तरह से समझेंगे कि सारे ज़रूरी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएं, खासकर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये रामसर साइट होती क्या है, फिर भारत के सफ़र पर नज़र डालेंगे, कुछ ज़रूरी फैक्ट्स देखेंगे, उनका वर्गीकरण समझेंगे, और फिर आएगा वो हिस्सा जिसका सबको इंतज़ार रहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आखिर में एक तेज़ तर्रार रिविजन। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, है ना, कि आखिर ये रामसर कन्वेंशन है क्या भला, और ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1971 से। ईरान का एक शहर है रामसर। हुआ ये कि वहाँ दुनिया के कई देश इकट्ठा हुए और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत किए। मकसद एकदम साफ था, दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं, यानी कि आर्द्र भूमियाँ, उन्हें बचाया जाए और उनका समझदारी से इस्तेमाल हो, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। तो फिर रामसर साइट क्या होती है? ये कोई भी ऐसी वेटलैंड है जिसे इस संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया हो। और ये दर्जा यूं ही नहीं मिलता, इसके लिए उस जगह में कुछ खास बात होनी चाहिए, चाहे वो पारिस्थितिकी के लिहाज से हो या वहां मिलने वाले पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के लिहाज से। अब आते हैं अपने देश पर। भारत की कहानी इस मामले में कैसी रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक जमाने तक, यानी साल 2014 तक, भारत में कुल 26 रामसर साइट्स थीं। ठीक है, एक अच्छी संख्या है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त उछाल आया है और ये संख्या पहुंच गई है 98 पर। और ये चार्ट देखिए, ये उस उछाल को साफ साफ दिखाता है। 26 से सीधे 98। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के कमिटमेंट की कहानी है कि हम अपने वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितने सीरियस हो गए हैं। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से सीधे सवाल बनते हैं। ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये नंबर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा साइट्स किस राज्य में है? जवाब है तमिलनाडु, पूरे 20 स्थलों के साथ। और दूसरे नंबर पर कौन है?
उत्तर प्रदेश 11 स्थलों के साथ। अब बात करते हैं साइज की, और यहाँ पर फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है विशाल सुंदरबन, सोचिए 4200 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ है नन्ही सी रेणुका झील, सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर की। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना। अच्छा, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले 1981 में 2 जगहों को ये दर्जा मिला, ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। और सबसे ताज़ा, सबसे लेटेस्ट कौन से हैं? वो है 2026 में जुड़े पटना पक्षी अभयारण्य और छारी धांड। ठीक है, तो प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स तो हो गए, लेकिन मेंस के लिए सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलता, हमें चाहिए थोड़ी गहराई। तो अब समझते हैं कि ये वेटलैंड्स कितने तरह के होते हैं, और एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। देखिए भारत में वेटलैंड्स की कितनी वैरायटी है। कहीं लोकटक जैसी घोखुर झीलें हैं, तो कहीं चिल्का जैसा लैगून। महाराष्ट्र की लोनार झील तो एक उल्कापिंड के टकराने से बने क्रेटर से बनी है। फिर सुंदरबन जैसे मैंग्रोव्स, और तो और हीराकुंड जैसे इंसान के बनाए जलाशय भी इस लिस्ट में हैं। ये डाइवर्सिटी समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड क्या चीज़ है? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये रामसर साइट्स का एक तरह का आईसीयू या रेड लिस्ट है, यानी एक ऐसी लिस्ट जिसमें उन साइट्स को रखा जाता है जिनकी पारिस्थितिक हालत बहुत खराब है और जिन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल भारत की 2 साइट्स इस लिस्ट में हैं, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक झील। ये चिंता की बात है बिल्कुल, पर एक अच्छी खबर भी है। ओडिशा की चिल्का झील भी कभी इसी लिस्ट में थी, लेकिन बेहतरीन काम के बाद 2002 में उसे लिस्ट से हटा दिया गया। मतलब अगर सही कोशिश की जाए तो हालात सुधारे जा सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी समझा, जो भी फैक्ट्स देखे, अब बारी है उसे टेस्ट करने की। तैयार है? चलिए कुछ सवाल देखते हैं और परखते हैं अपनी तैयारी को। ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे परीक्षा में आ सकते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर, भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या गुजरात। सोचिए, अभी हमने बात की थी। जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, पूरे 20 साइट्स के साथ। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का, लोकटक, सुंदरबन या वेम्बनाड कोल? याद कीजिए वो विशाल एरिया। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरबन वेटलैंड। और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा स्थल मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड का हिस्सा है? चिल्का झील, केवलादेव नेशनल पार्क, रेणुका झील या सांभर झील? कौन सी साइट है उस आईसीयू वाली लिस्ट में? और सही जवाब है ऑप्शन बी, केवलादेव नेशनल पार्क। दूसरी साइट कौन सी थी? लोकटक झील। शाबाश, मुझे यकीन है कि ज्यादातर जवाब सही हुए होंगे। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और सारी जरूरी बातों को एक जगह समेटते हैं। तो एकदम तेजी से दोहराते हैं। कुल साइट्स 98, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका, सबसे पुराने चिल्का और केवलादेव, और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में लोकटक और केवलादेव। ये सारे फैक्ट्स एकदम रट लीजिए। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ परीक्षा के कुछ पॉइंट्स नहीं हैं। ये वेटलैंड्स, ये आर्द्र भूमियाँ हमारी प्रकृति की धरोहर हैं, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है कि इन 98 जगहों की हिफाजत के लिए हम और आप मिलकर और क्या बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, हमारी रामसर साइट्स की सीरीज के आखिरी पड़ाव यानी छठे हिस्से में हम आ पहुंचे हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है और आज का हमारा लक्ष्य है कि इस पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आज की तारीख में मतलब फरवरी 2024 तक भारत में रामसर साइट्स की गिनती कितनी है? ये है 98। ये आंकड़ा बिल्कुल अपडेटेड है ताकि तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। अब ये 98 सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि भारत में 98 ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें दुनिया भर में एक खास पहचान मिली है। ये हमारे देश के वो कीमती पारिस्थितिकी खजाने हैं जो लाखों जीव जंतुओं का घर हैं और हमें साफ पानी और हवा देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये रामसर कन्वेंशन है क्या भला। फिर वो खास फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। हाल ही में कौन सी नई साइट्स जुड़ी हैं ये भी देखेंगे
और हाँ, एक छोटा सा क्विज भी होगा अपनी तैयारी पर रखने के लिए, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला पड़ाव। इससे पहले कि हम फैक्ट्स और आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाएं, ये समझना बेहद जरूरी है कि इस रामसर कन्वेंशन की बुनियाद क्या है, ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, कोई भी वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि रामसर साइट नहीं बन जाती। ये एक बहुत ही खास दर्जा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और ये दर्जा मिलता है रामसर कन्वेंशन के तहत। ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। उसी शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस पूरे कन्वेंशन का जो मिशन है ना, वो बस 2 शब्दों पर टिका है: संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब कंजर्वेशन एंड वाइज यूज। कहने का मतलब ये है कि हमें इन वेटलैंड्स को बचाना भी है और इनका इस्तेमाल भी करना है, लेकिन समझदारी से, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास भी न रुके। अब ये तारीख, इसे नोट कर लीजिए, 1 फरवरी 1982। इस दिन भारत आधिकारिक तौर पर इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि भारत की पहली 2 साइट्स, चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क को इससे 1 साल पहले ही 1981 में डेजिग्नेट कर दिया गया था। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो फैक्ट्स और आंकड़े जहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो इस सेक्शन पर पूरा ध्यान देना है। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं? लिस्ट में टॉप पर है तमिलनाडु, पूरे 20 साइट्स के साथ। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहां 11 साइट्स हैं। ये 2 नाम तो एकदम पक्के कर लीजिए। इसके बाद पंजाब, ओडिशा और बिहार, तीनों में 6-6 साइट्स हैं। भारत की रामसर साइट्स में कितनी वैरायटी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड, विशाल 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश की नन्ही सी रेणुका वेटलैंड, सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर की। सोचिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये कंपैरिजन याद रखने में भी बड़ा आसान है। अब जरा देखिए कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। 2014 तक हमारे पास सिर्फ 26 रामसर साइट्स थीं, और आज 2024 में ये आंकड़ा 98 पर पहुंच गया है। ये 276% की जबरदस्त छलांग है। मतलब साफ है कि पिछले 1 दशक में इस दिशा में बहुत तेजी से काम हुआ है। अच्छा, एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। ये क्या होता है? ये एक तरह की वॉच लिस्ट है उन रामसर साइट्स के लिए जिन पर किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल भारत की 2 साइट्स इसमें शामिल हैं, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक झील। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। चिल्का झील भी कभी इस लिस्ट में थी, लेकिन वहाँ इतने अच्छे काम हुए कि 2002 में उसे इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक होता है, यानी वो साइट्स जो हाल ही में इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। यहाँ हम हाल ही में जुड़ी कुछ साइट्स देख रहे हैं। इसमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि कौन सी साइट किस राज्य में है, क्योंकि मैच द कॉलम वाले सवाल यहीं से बनते हैं। तो फरवरी 2024 में जो 2 नई साइट्स जुड़ी, उनमें से पहली है पटना पक्षी अभयारण्य। हाँ, नाम पटना है, लेकिन ये बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ये बात जरूर याद रखिएगा। और ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, लेकिन यहाँ 300 से ज्यादा प्रजातियों के लगभग 3 लाख पक्षी आते हैं। और दूसरी नई साइट है गुजरात की छारी ढांड वेटलैंड। ये कच्छ के रेगिस्तान में है और एक मौसमी आर्द्र भूमि है, मतलब मौसम के हिसाब से बनती बिगड़ती है। इसकी खासियत है इसका खारा और मीठे पानी का अनोखा इकोसिस्टम, जो इसे प्रवासी पक्षियों, खासकर फ्लेमिंगो के लिए एक बहुत ही जरूरी जगह बनाता है। तो ठीक है, काफी कुछ जान लिया हमने। अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। देखें कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उड़ीसा। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जैसा हमने देखा, पूरे 20 रामसर साइट्स के साथ तमिलनाडु टॉप पर है। चलिए, अब अगला सवाल, ये करंट अफेयर्स से जुड़ा है। सवाल है, फरवरी 2024 में इनमें से किस स्थल को रामसर लिस्ट में जोड़ा गया था? और इसका सही जवाब है सी, पटना पक्षी अभयारण्य। और जैसा हमने पढ़ा, इसके साथ साथ गुजरात की छारी ढांड को भी फरवरी 2024 में ही जोड़ा गया था। और अब हम आ गए हैं अपनी तैयारी के छठे और आखिरी स्टेप पर। यह है क्विक रिवीजन। जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए फटाफट से सारे की पॉइंट्स एक साथ देख लेते हैं।
कुल साइट्स 98 फरवरी 2024 तक। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20, फिर यूपी में 11। सबसे बड़ी साइट पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, सबसे छोटी हिमाचल की रेणुका वेटलैंड। भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982। मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड में कौन है? केवलादेव और लोकटक झील। और सबसे नई साइट्स यूपी का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी ढांड। बस ये पॉइंट्स याद हैं तो आप तैयार हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक भावी प्रशासक की सोच के लिए है। सवाल ये है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन साधने के लिए रामसर कन्वेंशन के वाइज यूज या विवेकपूर्ण उपयोग वाले सिद्धांत को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, हमारे भविष्य से जुड़ा एक अहम मुद्दा है।